नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे संभल में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में सांसद जिया उर रहमान बर्क पर कार्रवाई लगभग तय हो गई है। एसडीएम कोर्ट ने सांसद को साक्ष्य देने को एक और मौका दिया है। दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है। सदन में जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा गरमाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव हुए। तीसरी बड़ी खबर, प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल मंत्री ने मांग पत्र लेकर आने वाले को भीख मांगने वाला बताया था। चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भिंड की गोहद विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने अपनी हत्या की जाने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताते हुए सीएम से मिलने की गुहार लगाई है। और प्रदेश के प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। संभल में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने में सांसद जिया उर रहमान बर्क पर कार्रवाई लगभग तय हो गई है। एसडीएम कोर्ट ने सांसद को साक्ष्य देने को एक और मौका दिया है। 12 तारीख को सांसद मकान अपने नाम न होने या मकान पुराना होने का साक्ष्य नहीं दे पाए। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। बता दें, संभल के दीपासराय में विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में तहसील प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया था। सांसद की ओर से उनके वकील ने मकान को सांसद के नाम न होने और निर्माण पुराना होने का दावा किया था। नगर पालिका की रिपोर्ट में मकान सांसद के नाम दर्ज है, वहीं जेई की रिपोर्ट में निर्माण नया है। विनियमित क्षेत्र में अवैधानिक रूप से मकान निर्माण का जो भी मामला था, उसमें अग्रिम तिथि 18 मार्च की नियत की गई है और आज जो है वो 12वीं तिथि थी। किस तरह की कार्रवाई इसमें की जा रही है? उनके द्वारा बार बार समय मांगा गया। जितनी बार भी उनके द्वारा समय मांगा गया साक्ष्य देने के लिए, तो हमने उनको पर्याप्त समय दिया साक्ष्य देने के लिए। पर अभी तक जिन बिंदुओं को उन्होंने स्वयं उठाया कि ये नव निर्माण नहीं है, न तो उसके पक्ष में उन्होंने कोई साक्ष्य दिया। दूसरा बिंदु उनके द्वारा उठाया गया कि यह मकान जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, उसके संबंध में भी कोई साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ गए हैं। रामपाल, सांसद जिया रहमान बर्क ने अवैध तरीके से मकान बनाया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं बता दूं तरुणा, संभल में बेहद जो मुद्दा गर्म है, लेकिन संभल के जो सपा सांसद हैं बर्क, उनका जो मकान मामले में अभी तक सांसद के वकील या सांसद उसमें अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए हैं, जबकि नगर पालिका और जो तहसील प्रशासन की टीम ने उनको नोटिस जारी किए हैं। अब तक लगभग 12 तारीख पड़ चुकी है और कई बार नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उस मामले में बगैर नक्शा पास के मामले में सांसद कोई भी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश नहीं कर पाए हैं। ऐसे में लगातार तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और अब तक मानी जा रही है कि अब तक जो सांसद पर जो बगैर नक्शा पास के मामले में मकान के मामले में अब तक ये कार्रवाई तय पूरी हुई मानी जा रही है, लेकिन अभी तक एक और मौका दिया है सांसद के वकील को, एक और कोर्ट ने मौका दिया है, एसडीएम कोर्ट ने। तो अभी तक अब आगे जो तारीख रखी गई है वो 18 मार्च रखी गई है। इस तरीके के साक्ष्य सांसद के वकील पेश कर पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही पाएगा। अगर सांसद के वकील या सांसद उस कोर्ट को अपने जो साक्ष्य है, पुराना मकान जिस तरीके से बता रहे हैं, और जबकि नगर पालिका की रिपोर्ट में और तहसील प्रशासन की रिपोर्ट में ये जो मकान निर्माण है वो नया है, और जब उधर सांसद के इधर दावा किया था कि ये जो मकान है पुराना मकान है और सांसद के पिता की जो सांसद के पिता मतलब दादा के नाम था, लेकिन जो सांसद के पिता ने भी नगर पालिका को अपनी जाकर के एक रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था, एक एप्लीकेशन दी थी कि ये मकान मेरा मालिकाना हक है, मैं हूं इस मकान का स्वामित्व बताया था अपना। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके की नगर पालिका की रिपोर्ट में जो सांसद के नाम मकान बताया गया है और सांसद
पर इस तरह की कार्रवाई की है कि ये इन्होंने विनियमित तरीके से इस पर जो अपना मकान यहाँ पर दीपासरा इलाके में बनाया है उस तरीके से उन पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन अभी तक कोई सांसद या संसद के वकील उसमें अपने कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं। तो अब जो तारीख है वो 18 तारीख रखी गई है। अब वो वक्त आने वाला ही बता पाएगा कि किस तरीके से जो प्रशासन है, एसडीएम कोड है, वो सांसद पर कार्रवाई करता है। जी रामपाल, अगर मकान उनका है तो किसी और के नाम से मकान रजिस्टर्ड क्यों है? देखिए, मैं बता दूं, इनके नाम है। जिस तरीके से उन्होंने ये अपना दावा किया था सांसद के वकील ने कि जो मकान है वो उनके दादा के नाम के बाद में सांसद के पिता के नाम आना चाहिए। लेकिन जो सांसद ने नगर पालिका में उससे पहले ही वो अपने दादा से या आधा मकान जो था वो सांसद के दादा के नाम था, आधा सांसद के नाम था, जियोरमन वर्ग के नाम। ऐसे में उनके जो राजस्व विभाग के अभिलेखों मान ले या फिर नगर पालिका के अभिलेखों में मान लो, तो वो जो सांसद वर्ग हैं, जियोरमन वर्ग, उनके नाम से पहले ही से ही ये मकान दर्ज था। तो ऐसे में उन्होंने कोई भी नगर पालिका से या उनसे जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी और अपना मकान बनाना तैयार कर दिया था। ऐसे में उन्होंने नगर पालिका की टीम ने और तहसील प्रशासन की टीम में बड़ी कार्रवाई करती है, कई बार नोटिस जारी किए और कई बार इनको मामला जब तूल पकड़ा सांसद के नाम जिस तरीके से मकान होने का वो किया गया, तो उस सांसद के जो वकील हैं उन्होंने भी अपना दावा पेश किया कि ये सांसद के जो मकान है वो नाम नहीं है। तो ऐसे में लगातार कोर्ट ने भी और जिला प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने उनको पूरा मौका दिया है, लेकिन अभी तक 12 तारीखों में अभी तक कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सांसद या सांसद के वकील के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये मकान का जो निर्माण है वो नया है। अब आगे क्या कार्रवाई करता है प्रशासन, वो आने वाला वक्त बता पाएगा। जी तरुण। रामपाल, आखिर वजह क्या है जो कि सुनवाई को वर्ग की सुनवाई टालनी पड़ी है? देखिए, हमने सांसद के वकील से भी कल कैमरे पर बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि हमने अपने साक्ष्य दे दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से एसडीएम जो वंदना मिश्रा है उनकी बाइट भी सुनी है, लेकिन अभी तक उनको मौका इसलिए दिया जा रहा है तो वो तरुणा की सांसद या जो सपा है वो कोई किस तरीके से प्रशासन पर एलिगेशन ना लगा पाए, किस तरीके का सवालिया निशान खड़ा ना करे। इस तरीके से उन्हें पूरा अपने जो पक्ष रखने का, अपने जो साक्ष्य रखने का पूरा मौका दिया जा रहा है कि ताकि जिस तरीके से सांसद अपना जो सदन में भी उन्होंने अपना ऐसा मुद्दा उठाया कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन गलत तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो इस तरीके का कोई मुद्दा सांसद अपना ना उठा पाए, बोल नहीं पाए कि हमें मौका न दिया प्रशासन ने या गलत तरीके से कार्रवाई की है। इसलिए से प्रशासन है जो पूरी से कार्रवाई कर रहा है और अपने मजबूती से अपना उनको लिए पूरा मौका दे रहा है कि सांसद अपना मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। लेकिन अभी तक कोई भी अभी एक और मौका जो तारीख रखी गई है, इसमें किस तरह की आपने जो दस्तावेज हैं या फिर साक्ष्य हैं पेश कर पाते हैं, वो 18 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक कोई सांसद या सांसद के वकील ठोस सबूत नहीं दे पाए। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन है। सदन में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा गरमाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव हुए, इस चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने शराब, पैसा और मिशनरियों का दुरुपयोग कर के चुनाव जीतने का प्रयास किया है और अभी भी ये लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अभी जनपद अध्यक्षों का चुनाव हुए हैं, जिसमें भानु प्रतापपुर, चरमा, डोंडी, लोहरा, बाग बहरा सहित कई जगह लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। इन सभी पंचायत में बैठक आहूत करने के बाद चुनाव तिथि बदलने की कार्रवाई हुई। विधानसभा में शासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर
बागबाहरा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है, जिसमें ये 3 ब्लॉक जो पहले 3-4 ब्लॉक जो मैंने कहा उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, छत्तीसगढ़ का बजट सत्र का आज 8वां दिन है और साथ ही सदन के अंदर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मुद्दा भी गूंजा है। क्या है पूरा मुद्दा, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए तरुणा, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सदन के अंदर जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो मुद्दा है वो गर्माता हुए नजर आया। आपको बता दें कि सदन की शुरुआत जल जीवन मिशन से हुई, जिस पर जो विपक्ष के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव और जो विभागीय मंत्री है उसको घेरते हुए नजर आए। लेकिन शून्यकाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, नीला भेड़िया जो विधायक है, ये तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कहीं न कहीं जनपद पंचायत चुनाव का जो मुद्दा है वो सदन में उठाते हुए नजर आया और कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, इसमें तमाम तरह के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाते हुए नजर आए हैं, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति को लेकर हो, चाहे पैसा से खरीदी गई वोट हो, या फिर तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, तमाम तरह जो काम करने वाले लोग हैं, उसको कहीं ना कहीं खरीदने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी के तहत जिस तरीके से अगर हम अभी बात करें तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, इसको लेकर जो बहुमत जो मिल रही है उस पर जो है अब सवाल खड़े जो है करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां कांग्रेस के बहुमत हो गए हैं और वहां बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो है दबावपूर्वक और भी कई हथकंडे अपनाकर वहां जो है चुनाव निरस्त कराया जा रहा है, वहां बहुमत को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे कि कहा कि चरामा में ऐसी घटना हुई है, अगर हम बात करें दुर्ग की तो दुर्ग में ऐसी घटना हुई है, बागबाहरा में ऐसी घटना हुई है, ये तमाम साथ ही साथ नीला भेड़िया ने कहा कि जिस तरीके से डोंडी लोहारा है वहां इस तरीके की घटना सामने आई है। तो ये कहें कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस जनपद चुनाव को लेकर, जनपद पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। कई तरह के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर हम सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, जो उनके पास विभाग हैं, वो उसका भी जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां जहां बहुमत मिला है ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही जीती है, कांग्रेस को भी कई जगह बहुमत मिली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत जो है नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत में मिला है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस घबराई हुई है। बजट अच्छा है इसके डर से ऐसी जो अर्गनल बातें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने आया, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री विजय शर्मा है उसका भी बयान सामने आया, तो कुल मिला के कहें कि अब प्रदेश में जो है पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो मुद्दा है वो चरण पर है और लगातार सदन में यह बात जो है उठते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सदन में इस मुद्दा को उठाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जो है वो संतुष्ट जवाब नहीं आया है। जी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो बीजेपी है वो लोकतंत्र को तार तार कर दिया है पूरी तरीके से।
देखिए, निश्चित तौर पे जब सदन की को जो है वो वॉकआउट करते हुए जब तमाम जो कांग्रेसी हैं वो बाहर निकले, तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने कहते हुए नजर आए कि इस बार जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तार तार करते हुए नजर आ रही है, ऐसा उनका आरोप है। क्योंकि उन्होंने इस बयान पे कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे पैसा हो, शराब हो, मशीनरी हुए, तमाम चीजें चुनाव जीतने के मकसद से उपयोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनाकर चुनाव जीतना चाह रही। तो ये माफ कीजिएगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान एक लाइन पे आया कि कहीं न कहीं कहें कि बीजेपी तोड़ मड़ोड़ कर सरकार बनाना चाहती है, चाहे निगम की बात करें, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें, तो ऐसा उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तोड़ मड़ोड़ कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी अपना प्रतिनिधित्व बैठाना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहें कि आज की जो सदन की कार्रवाई है उस पर जो नगर पंचायत, जिला पंचायत के जो जनपद पंचायत, आगे भी आपसे बजट को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश भर के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल मंत्री ने मांग पत्र लेकर आने वाले को भीख मांगने वाला बताया था। इस बयान के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने चंचल चौराहा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मारण के नेतृत्व में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया गया और उनके इस्तीफे की मांग की गई। वहीं तुलसी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी नेहरू नगर चौराहा का पटेल का पुतला फूका। इसके अलावा भोपाल के संत हृदयराम नगर में भी प्रहलाद पटेल का पुतला जलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक विरोध जारी रहेगा। इंदौर में दूसरे दिन भी विरोध किया गया। शहर के एक चौराहा पर मंत्री प्रहलाद पटेल के पुतले की अर्थी निकाली गई। इसके बाद जब पुतला जलाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने पुतला छीन लिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, जो प्रहलाद पटेल का मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है और उसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही अर्थी भी निकाली जा रही है और पुतला दहन किया जा रहा है प्रहलाद पटेल का। बिल्कुल निश्चित कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। जिस तरह से प्रहलाद पटेल ने जनता के खिलाफ बोला है, जनता को भिखारी बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा था कि जनता सरकार से भीख मांगती है और कहीं भी जाओ तो कागज लेके पहुंच जाती है। अपनी मांगों को लेकर यदि फूल भी देती है तो एक कागज चिट्ठी दे देती है, हमेशा भीख मांगती रहती है, तो उसे स्वावलंबी बनना पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉकों में आज मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, उनका पुतला जलाया गया, उनके पुतले की अर्थी निकाली गई। हालांकि थोड़ी बहुत झड़प जरूर देखने को मिली, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। संत रामनगर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प देखने को मिली, पुतला छीना गया। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग ब्लॉकों में आज प्रदर्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो भोपाल के जिलाध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रहलाद पटेल माफी नहीं मांगेंगे या कि उन्हें मंत्री पद से नहीं निकाला जाएगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं कांग्रेस 8 तारीख को 8 मार्च को राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन मंत्री पटेल के खिलाफ करने जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश में लगी हुई है कि जिस तरह से मंत्री पटेल ने बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। जी, ये भी देखा गया था अभी 2 दिन पहले जो प्रहलाद पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया था और कहा था कि जो जनता है वो हमारे लिए जनार्दन है और साथ ही जेपी नड्डा को भी टैग किया था और उसके बाद में जेपी नड्डा का नाम हटा दिया था। तो अगर उनको माफी ही मांगनी थी तो वापस पोस्ट से जेपी नड्डा का नाम क्यों हटाया था उन्होंने? देखिए, उन्होंने किसी तरह की माफी नहीं मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अपने बयान पर अडिग हैं। हालांकि जेपी नड्डा को उन्होंने टैग जरूर किया था, हालांकि उसके बाद डिलीट कर दिया था। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बयान पे अडिग हूं और जो बयान दिया है वो सही है कि
इस तरह से मंत्रियों को परेशान किया जाता है। विधायक जाते हैं, मंत्री जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो जनता एक टोकरी भर पत्र लिखकर उन्हें अपनी मांगे थमा देती है। जी, अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है और जो लोग हैं काफी आक्रोशित है, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने भी ये कहा है कि जब तक अगर वो इस्तीफा नहीं देते उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए पीसीसी से जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जिलों में और सभी ब्लॉकों में आज प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी 8 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 10 मार्च से विधानसभा का सत्र है और ये जो प्रहलाद पटेल का बयान है उसकी गूंज विधानसभा में सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब छात्र छात्राओं के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक सजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीचर्स और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसी हालत में कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक रविंद्र कुमार सिंह की ओर से शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़ी कार्रवाई संबंधी निर्देश मंगलवार को जारी किए गए। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको लेकर 4 फरवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। आदेश के बाद अब इस मामले में सख्त एक्शन के निर्देश दिए जा रहे हैं। अपर संचालक ने कहा कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 17 में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही धारा 17 के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, अब अगर बच्चों के साथ दंडनीय अपराध किया जाएगा तो उनको सजा दी जाएगी और साथ ही बच्चों की पिटाई करने पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ तरुणा, देखिए निश्चित तौर पर लोक शिक्षण संचालनालय ने जिस तरह से आदेश जारी किया है कि अगर बच्चों की पिटाई स्कूल में की जाती है, शासकीय या अशासकीय हो, कहीं भी अगर छात्रों छात्राओं की पिटाई की जाती है तो इसको लेकर दंडनीय अपराध में गिना जाएगा और इसमें कानून विधि के हिसाब से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ देखिए कई मामले हाल ही में आए जिनके कारण ये मामला और ऐसा नियम बनाना पड़ा। हालांकि मानसिक और शारीरिक कष्ट देने का अधिकार पहले भी नहीं था, लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा कि भोपाल में भी एक ऐसा निजी स्कूल का मामला सामने आया था जहां पर बच्चे की पिटाई की गई थी। बच्चे ने बताया था कि उसको फुटबॉल की तरह मारा गया, उसके बाद उसके पैर छिल गए थे और उसको बुरी तरह से मुर्गा भी बनाया गया था, जिसकी वजह से वो बीमार भी रहा। इसी तरह रीवा में भी कई शिकायतें आई थी, ग्वालियर में भी शिकायतें आई थी। तो कई शिकायतों के बीच में जब पेरेंट्स ने इसकी मानव अधिकार आयोग में शिकायत की तो मानव अधिकार आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय या शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा और शिक्षा विभाग को पत्र लिखने के साथ ही ये मांग की कि शारीरिक दंड और शारीरिक मानसिक दंड देने पर कहीं न कहीं ये शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत लोक शिक्षण संचालनालय ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें आदेश में लिखा गया है कि अगर शिक्षक छात्र छात्राओं को या विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को परेशान किया जाता है, शारीरिक दंड दिया जाता है तो कहीं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर विद्यालयों में इस तरह के निर्देश जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, लोक शिक्षण संचालनालय ने उनको पत्र लिखा है और जिला शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में तमाम स्कूल चलेंगे। जहां भी इस तरह की खबरें आएंगी किसी के छात्रों के साथ पिटाई या मारपीट की घटना शिक्षकों द्वारा की गई तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।